बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। चोलिस्तान के वसीओ अरीज रेगिस्तान में वाक़या डेरावर किला बरसगीर की कदीम दिफाई तामीरात में एक नुमाया मुकाम रखता है। तारीखदानों के मुताबिक इस किले की इब्तदाई बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी के आसपास राय जज्जा भट्टी नामी एक राजपूत हुक्मरान ने रखी थी। इस वक्त इस किले को डेरा रावलराज या देवराज के नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ बिगड़कर यह लफ्ज पहले डेरावर और फिर बाद में द्रावड़ बन गया और साइन बोर्ड पर अब आपको यही लिखा दिखाई देगा। यह किला दरअसल कदीम तिजारती रास्तों की निगरानी और दिफा के लिए तामीर किया गया था, क्योंकि इस खित्ते से मुल्तान, सिंध और राजस्थान की तरफ जाने वाले काफिले गुजरते थे। यूं यह मुकाम ना सिर्फ फौजी अहमियत रखता था बल्कि तिजारत और सफर के लिए भी एक अहम पड़ाव था। सदियों तक मुख्तलिफ राजपूत कबाइल और मुकामी हुक्मरान इस पर काबिज रहे। बाद 18वीं सदी में जब रियासत बहावलपुर के बानी नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने इस इलाके पर अपनी हुक्मरानी कायम की तो 1733 में इस किले को भट्टी राजपूतों से फतह कर लिया। नवाब सादिक मोहम्मद खान ने इस किले को असर नौ तामीर और मजबूती से इसका काम करवाया, जिसके बाद ये रियासत बहावलपुर की एक अहम फौजी चौकी और सरहदी किला बन गया। मौजूदा अजीमुशान शक्ल, बुलंद फसीलें और 40 मजबूत बुर्ज इसी दौर की तामीरात का नतीजा हैं। इस किले की मौजूदा फसील के बाहर भी अंदरूनी दीवार के चारों तरफ एक और फसील भी मौजूद थी, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई और अब इसके चंद आसार ही बाकी रह गए हैं। रियासत बहावलपुर के दौर में डेरावर किला न सिर्फ दिफाई मरकज था बल्कि इसके इर्द गिर्द आबादी भी आबाद हुई। काफिलों के लिए पड़ाव कायम हुए और यह इलाका इंतजामी अहमियत इख्तियार कर गया। किले के करीब वाक़या शाही कब्रिस्तान में नवाबान बहावलपुर और उनके खानदान के अफराद की कब्रें आज भी इस खित्ते की तारीख का खामोश बाब सुनाती हैं। वक्त के साथ साथ दिफाई अहमियत कम होने के बाइस किला आहिस्ता आहिस्ता वीरानी का शिकार होता गया, लेकिन इसकी बुलंद व बाला दीवारें आज भी सराय चोलिस्तान में खड़ी होकर गुजरे जमानों की अजमत और रियासत बहावलपुर की शान व शौकत की याद दिलाती हैं। डेरावर किला आज पाकिस्तान के अहम तारीखी और सयाहती मुकामात में शुमार होता है और अपनी हैबतनाक मगर दिलकश साख्त के बाइस दूर दूर से आने वाले सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जो करता है। इस वक्त हम नवा कोट किला देखने के बाद किला डेरावर की जानिब महवे सफर हैं।
किला डेरावर तक जाने वाला ये रास्ता बिल्कुल वीरान और लकोदक सहरा पर मुश्तमिल है और आम सयाह इस तरफ से नहीं आते। इस रास्ते से नवाकोट से डेरावर तक तकरीबन 66 किलोमीटर का फासला है। अगर आप किला डेरावर आना चाहें तो यहां आने का सबसे आसान रास्ता बहावलपुर शहर से है, जहां से आप यजमान मंडी और डेरा नवाब साहब वाले 2 रास्तों में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। यजमान वाले रास्ते से यहां तक 112 जबकि डेरा नवाब वाली साइड से 101 किलोमीटर है। माजी में यही वीरान सहराश माल मगरिब से आने वाले मुख्तलिफ हमला आवरों की गुजरगाह रहा है और इसीलिए सराय चोलिस्तान में आपको जा बजा कले दिखाई देंगे, जबकि जनूब की जानिब अशरोथर और थरपारकर की जानिब कलों की तादाद बेहद कम है क्योंकि वो मरकजी रास्ते से हटकर वाक़े थे। तकरीबन 1 घंटा सफर करने के बाद ड्राइवर को महसूस हुआ कि हम शायद रास्ता भटक गए हैं और आगे कच्चे ट्रैक को कांटेदार झाड़ियां लगाकर बंद किया हुआ है। शुक्र है कि यहाँ टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे थे, इसलिए ड्राइवर किसी से फोन पे रास्ता कंफर्म कर रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या बनेगा। हाँ जी यासिर भाई, रास्ता भूल के कैसा लग रहा है? बस सर, ये भी एक एंजॉयमेंट और एक एडवेंचर का हिस्सा है। और देखे ना, शराब में यही होता है कि अभी देखें हम डेरावर फोर्ट जा रहे थे, जरा सा कोई मोड़ मेरा ख्याल है गलत हुआ, रास्ता भूल के वी आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो इंतहाई खतरनाक चीज़ है, इसलिए जब तक कोई प्रॉपर आपके साथ गाइड ना हो तो कभी भी शराब में ना आए। और डेरावर तो वो फोर्ट है कि जो बिल्कुल कॉमन है, जिसका रास्ता सबको पता है। लेकिन हम असल में दूसरे रास्ते से आए ना, नवाकोट वाले। हम एक न्यू रूट एक्सप्लोर कर रहे थे। नवाकोट यहाँ से थोड़ी दूर किला है और वहाँ से हम इसके कोई शॉर्ट रूट था डेरावर का। तो रास्ता भूल के अब हम डेजर्ट में खड़े हैं, अब देखो क्या बनता है। मिलाकर 5 किलोमीटर पीछे आकर दाएं जानिब एक और कच्चे ट्रैक पर मुड़कर सफर शुरू हुआ। सहरा में इन झाड़ियों और रेत की वजह से हर जगह एक सी ही दिखाई देती है। इसलिए बगैर किसी मुकामी और माहिर गाइड के खुद यहां आने की कोशिश ना करें और किला डेरावर जाने के लिए बहावलपुर शहर से पक्की सड़क का ही इंतखाब करें। इस वक्त हम रेत को छोड़कर एक पक्की डार में पहुंचे हैं और सामने दूर काफी ज्यादा ऊंट भी दिखाई दे रहे हैं, तो चलें करीब से चलकर देखते हैं। ऊंट को सराई जहाज भी कहा जाता है और चोलिस्तान में ये लोगों की मुआश का एक अहम जरिया है। ऊंटों का ये रेवड़ पानी के एक टोबे से पानी पीने के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। माशाल्लाह है कोई तकरीबन कोई 100 के करीब हैं जो 100 मैं वही से ले रहा हूँ। हाँ पानी पिए जा रहे हैं ना। जैसे ही ड्रोन ऊंटों के करीब पहुंचा तो वो यकायक रुक गए, लंबी गर्दनें बुलंद हो गईं और सबकी नजरें हैरत और तजस्सुस के साथ आसमान की तरफ उठ गईं। यूं महसूस होता था जैसे सदियों से सहरा के सकूत के आदी ये मुसाफिर किसी अजनबी परिंदे को देखकर हैरान खड़े हों और सोच रहे हों कि ये कैसा मेहमान परिंदा है जो ना पर हिलाता है ना आवाज करता है, मगर फजा में मौलिक इन्हें हैरत से देखता है।
इस लम्हे सहरा का ये नज़ारा, जानवरों की मासूमियत और जदीद टेक्नोलॉजी का ये मिलाप एक निहायत ही दिलकश मंजर बन गया। कुछ देर इस खूबसूरत सहराई मंजर को एंजॉय करने के बाद एक बार फिर हम तेजी से अपने आज की मंजिल किला डेरावर की जानिब रवां दवां हैं। अब कुछ आबादी और गोपों के आसार भी दिखाई देना शुरू हो गए हैं और यूं लगता है कि किला डेरावर भी अब शायद करीब ही है। चोलिस्तान का सहरा बज़ाहिर खामोश, खुश्क, बेरंग और बेआबो गया दिखाई देता है, मगर इसके सीने में जिंदगी की एक मुनफरिद और मजबूत धड़कन मौजूद है। यहाँ की तपती रेत, दूर तक फैले टीले और सादा दिल लोग मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बज़ाहिर सख्त मगर अंदर से बेहद खूबसूरत और पुरमायने है। कई दिन सहराई रेत के समंदर में सफर करने के बाद जब अचानक ही पक्की सड़क शुरू हुई तो लगा जैसे अचानक किसी पोर्टल से गुजरकर हम कदीम दौर से नए दौर में दाखिल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में लोग माजी से निकलकर मुस्तकबिल की जदीद दुनिया में टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। सामने अब किला डेरावर उफक पर पूरी शान के साथ जलवागर दिखाई दे रहा है। भावलपुर से यहां तक बजरिया पुख्ता सड़क आप आसानी से 2 से 3 घंटे में 112 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंच सकते हैं। शिकस्तगी के बावजूद अपनी तमाम तर शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ किला डेरावर सिर्फ एक इमारत नहीं लगता, बल्कि ताकत, इस्तकामत और गुजरे ज़मानों की अजमत की एक जिंदा अलामत महसूस होता है, जो सहरा के सीने में खड़ा होकर आने वालों को अपने माजी की दास्तान सुनाने का मुंतज़िर है। छोटी ईंट इस्तेमाल की गई थी, ये तो दोबारा नीचे नई ईंटें लगाई हैं रेनोवेशन के लिए। वो पुरानी ईंटें ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, कलर डिफरेंस से पता लग रहा है कि रेनोवेशन हुई है यहाँ से। इसकी ये नीचे से जो है ये ख़त्म हो गया था और बिल्कुल ये नीचे से इसके जो चिकनी मिट्टी का बेस है वो निकल आया था, उसको दोबारा रीइंफोर्स करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए इस किले की असल हालत को उसको दोबारा जो है वो ईंटों से जोड़ा गया। इस तरह की ईंटें स्पेशल ऑर्डर पे तैयार की गई। किले का मरकजी दरवाज़ा किसी मजबूत दरख्त की लकड़ी से बनाया गया है, जिस पर लोहे की पट्टियों का जाल और उभरे नुकीले धाती कील लगाकर इसको मजीद ठोस और मुस्तहकम कर दिया गया है ताकि हमलावर इसको हाथियों के जरिए से भी ना तोड़ सकें। इसको तो हिलाना भी मुश्किल है और इसके कुंडे आप देखें जी, कितने बड़े बड़े इस पे कुंडे लगे हुए हैं। ये एक हिंदू राजपूत था, राज चौहटी। अच्छा, ये फोर्ट उनका है। सही। तो उससे पहले सिख था राजा रावल सिंह, राजा दिलावर सिंह। किले का ओरिजिनल नाम है डेरा रावल। अच्छा, डेरा रावल। तो सन 1733 में आकर अब्बासी खानदान नवाब ये भावलपुर वाले इन्होंने आकर फतह किया। अच्छा। तो ये रियासत भावलपुर का मेन दारा किला पड़ा है ये। अच्छा, ये किला जो है किला तो जहाँ पे आप देख रहे हैं पहले किला जो कच्ची मट्टी का जो बना हुआ था। अच्छा। तो अब्बासी खानदान ने ये पक्का इन्होंने आगे किया था। अच्छा। वो शरीफ शहर था यहाँ 70 किलोमीटर। बिल्कुल। वहाँ से कहते हैं कि हाथ से गुजरिए बराबर ईंटें वगैरह। अच्छा, इतने मजदूर थे। हाँ, इतने। वहाँ पे किला था रामकली। सही। उसको किला तरफ 2 में अब्बासी ने पहले वो किला पता किया, रामकली किला। उसकी जो ईंट थी ना फिर इस किले पे लगाई गई। सही। तो ये हाथ में जंजीर बनी है, तो उस पकड़ा गई। इसी तरह नवाब ने आके इसको चारों साइड से पकड़ किया सारा। जितने बोर्ड थे 39 बोर्ड जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अंदर भी आपको ये बच्चा दिखाएगा सारा। चल। तो ये पोस्टें तीरंदाजी के लिए। अच्छा, ये जो बनी हुई। छोटी गार्ड तीरंदाज बैठे। अच्छा, ये जेलें भी हैं और भी है। अच्छा, यहाँ से तीर अंदाजी की जाती थी। ये जो है बेस्टियंस के साथ ही। अच्छा, अच्छा, यहाँ से बिल्कुल सही। पोस्ट थी एक तरह की। यहाँ से नजर भी आता था और अगर ये मसला है तो ये पोस्ट आप उस वक्त बंद कर सकते हैं। बंद भी हो जाती थी, लोहे की शीट लगी। सही। और ये सीढ़ियाँ ऊपर वाली ये ऊपर जा रही है। अच्छा, ये नीचे भी जाती है। सही। बाकी आगे देखते हैं। मरकजी दरवाजे से गुजरने के बाद ये तंग सी राहदारी किले के अंदरूनी हिस्से की जानिब जाती है और अंदर वाला हिस्सा इर्द गिर्द की जमीन से काफी बुलंद है। ये बता रहे हैं कि 3 मंजिला नीचे थी इसके। नीचे हिंदू के वक्त की जो इमारत थी ना, अच्छा, वो जमीन के नीचे थी। 3 मंजिल कच्ची बुनियाद थी उसकी। अच्छा, 200 कमरा। 200 कमरे।
किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है और इसके चारों अतराफ का पेरीमीटर यानी लंबाई 1500 मीटर जबकि रकबा 25 एकड़ के करीब है। दीवारों की ऊंचाई 30 मीटर जबकि चारों अतराफ की फसीलें 40 गोल बुर्जों पर मुश्तमिल हैं जो इसकी नुमाया पहचान है। अब हम किले के मरकजी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। इस हिस्से में बहुत सी इमारतें हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ अदवार में तामीर की गई, जो अभी आगे चलकर मैं आपको तफसील से दिखाता हूँ। आप पीलू का दरख्त देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किले से भी पुराना है, पहले से यहाँ पर मौजूद था किला बनने से, और लग भी रहा है इसके सरकमफ्रेंस से। व्हील देखें कितना बड़ा है इसका, और ये इसकी आगे कैनन लगी हुई है, तांबे की बनी हुई है, ये कॉपर सारा, ये आप इसका वो देख सकते हैं। और इसको खींचने के लिए आप देखेंगे कितने लोग इसको जो है वो खींचते होंगे, बैलगाड़ियाँ और ऊँट गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती होंगी, क्योंकि इंसानों के खींचने बस की बात नहीं इसको खींचना। गर्मियों में यहाँ पे रहते थे, ये पटरी पड़ी है सर। सही। ये यहाँ पे भी, वहाँ पे ठेला होता था, ठेले पे बैठ के नमाज पढ़ने के जाते। अच्छा अच्छा। इसके इस बिल्डिंग, इस तैर खाने के नीचे दो मंजिल है, 2 मंजिलें और भी हिंदू हैं। के वक्त है। अच्छा अच्छा, वो बंद होगी ना मट्टी से अब तो। अभी इसकी रिपेयरिंग शुरू है, ये दोबारा खोलेंगे इसको बिल्कुल सही से। अच्छा, ये तहखाने का रोशनदान है। अच्छा, वो आम मट्टी भरी हुई है, बिल्कुल सही से। अब तो बड़ी ईंट से इसको दोबारा बना रहे हैं सही से। तो ये छोटी ईंट स्पेशली इसके लिए बनवाई गई है, क्योंकि अब तो ये इस्तेमाल नहीं होती ना। जैसे ये जो ईंट है ना टेल, हाँ हाँ, जो पुरानी है, वही उसका कोले बन के वही। अच्छा अच्छा है। ये इनका मेहमान खाना सा, गेस्ट रूम, जो लोग आते थे दूसरी जगहों से मिलने नवाबों से, वो यहाँ पर ठहरते थे। अब इसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है, रेनोवेशन हो रही है। अच्छा, ये फर्स्ट उस टाइम का है। अच्छा, ये पुराना है, अब्बासियों के दौर के। अच्छा, ये सारे कमरे मेहमानों के लिए थे, रेस्ट हाउस टाइप था, जहाँ पर इनके मेहमान आकर ठहरते थे। जी जी, ये नवाब साहब का अपना रूम था। अच्छा, ये उनका अपना कमरा था। हाँ, जिस हालत में पहले था ना सर, हाँ, तो उसी हालत में गए हैं। छत पे देखेंगे, छत उसी दौर की है, नहीं, ये दोबारा रिपेयर की है। ऐसे सर। अच्छा, ये साथ बात था सर अटैच। अच्छा अच्छा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ब्लू जो टाइल वर्क यहाँ का मशहूर है इस इलाके का, वो ये कहते हैं नवाब साहब का कमरा था। दोबारा इसको अपनी बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर किया जा रहा है। और ये साथ वाला कमरा है, इसका डिज़ाइन जो है छत का वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस काफ्ती विरसे की मरम्मत और तामीर नौ के लिए हुकूमत पंजाब ने 260 मिलियन रुपए की खतीर रकम मुख्तस की, जिसमें से अप्रैल 2025 तक इस पर अब तक 160 मिलियन रुपए लग चुके हैं। महकमा आसार कदीमा पंजाब का टारगेट है कि इसकी मुकम्मल तज़यीन व आराइश इस साल यानी 2026 में मुकम्मल कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। ये 1200 साल पुराने, तो ये किस लकड़ी का है जो इतना अरसा जो है वो दियार है? इसका मतलब ये नॉर्दर्न एरिया से, शुमाली इलाका जात या कश्मीर से ये लकड़ी लाई गई होगी। यहाँ पे तो नहीं ये पैदा होती, ये फिर शुमाली इलाका जात या कश्मीर से लाई गई होगी। बिल्कुल। अगर ये सतून 1200 साल पुराने हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको 858 ईस्वी में ही किले की तामीर के वक्त नस्ब किया गया था। आप देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ी से किले की मरम्मत और तज़यीन व आराइश का काम जारी है, और इसके साथ साथ किला दिरावड़ 2016 से यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की फहरिस्त में भी शामिल है। ये किला चूँकि हिंदू राजपूतों ने तामीर करवाया और बाद में बहावलपुर के अब्बासी हुक्मरानों के पास रहा, तो मजमूई तौर पर इसमें हिंदू और इस्लामी तर्ज तामीर के दोनों पहलू दिखाई देते हैं। अच्छा, ये वाला, ये भी मेरा ख्याल है दियार का होगा। ये जो है ना, ये कॉपर है। अच्छा, कॉपर के बने हुए हैं। ये उनका हरम सरा था।
तो चलें अब आपको अब्बासी नवाबों के हरम सराय की तरफ लिए चलते हैं। खाना। ये जो बिल्डिंग है ना सर, जी जी। ये सर्दियों के लिए थी, अच्छा ये गर्मियों के लिए थी। अच्छा, ये गर्मियों के लिए थी, ये सर्दियों के लिए थी। हाँ। ये ज़ेरे ज़मीन तो नहीं वो थी? क्यों, ये ज़ेरे ज़मीन में थी। अच्छा, ये अंडरग्राउंड थी, ये गर्मियों में इस्तेमाल की जाती थी और वो सर्दियों। ये जो है ना सर, ये जी जी। ये हवा की क्रॉसिंग के लिए हम लोग रखवाए थे। अच्छा, ये हवा की क्रॉसिंग के लिए। उस तरह की हवा इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, तो ये तो ठंडा रहता होगा ना फिर? अब हाइट देखें, दीवार के बिल्कुल। और ये अभी भी रिस्टोर ये भी होगा। सामने वाली इमारत के बारे में ख्याल है कि किसी दौर में यहाँ बरतानिया की मलका क्वीन विक्टोरिया भी आकर कुछ देर के लिए ठहरी थीं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम के तख्ते बरतानिया के साथ करीबी ताल्लुकात थे और वो इनके वफादार इत्तेहादी थे। इसीलिए इस दौर में बहावलपुर शहर में बहुत सी इमारतों के नाम भी मलका विक्टोरिया के नाम पर रखे गए, जैसा कि विक्टोरिया अस्पताल। तो हो सकता है कि ऐसे ही इस इमारत को भी मलका विक्टोरिया से मंसूब किया गया हो। तो चलें अंदर से चलकर इसको देखते हैं। हाँ बिल्कुल। ये पहले जमाने में लैट्रिन का इंतजाम नहीं था, पर्दों वाले पंखे जो रस्सी बांध के ना खींचते थे। अच्छा इस अच्छा, वजह से लगा। सही जाहिर है वो लाइट तो थी। इस दरवाजे पर भी लकड़ी पर बने नक्शो नगार का काम काफी पुराना दिखाई देता है। सामने वाली इमारत अब्बासी दौर के किले की अंदरूनी मस्जिद है, जहां किले के मुहाफिज और मुलाजिम नमाज अदा करते थे। अब हम किले की फौजी बैरकों और जेल खाने की तरफ जा रहे हैं। जेल के दोनों तरफ अब्बासी फौज की बैरकें थीं और यहां अमूमन रियासत बहावलपुर के बागियों, डाकुओं और मुकामी सियासी कैदियों को कैद रखा जाता था। वक्त के साथ ना तो जेल बाकी रही और ना ही कैदी, और अब यह इमारत भी एक खंडर में बदल चुकी है। सामने किले का फांसी घाट है, जहां दरबार से सजा याफ्ता शदीद नौयत के मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। ये काल कोठड़ी जो हम दूर से देख रहे थे, सामने आप देख सकते हैं। और अभी बारादरी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ऊपर बैठकर मीटिंग्स वगैरह होती थी। बारादरी की तामीर शुमाली दीवार के दाएं जानिब कोने वाले बुर्ज पर की गई है। एक प्रॉब्लम है सर, इसको देखे खुशी। अच्छा, ये मिट गया ना फ्रेस्को, और इसको देखकर दोबारा ये देखें, इसके ऊपर जो है नक्शो निगार बनाया गया। ऊपर जाकर देखते हैं सीढ़ियों से। ये कहाँ जा रही है जी सीढ़ियाँ? ये ऊपर आते हैं। वाह, असल जगह तो ये है वाकई। ये नीचे देखें झील नजर आ रही है। हाँ ये बिल्कुल, ये एक झील थी। अच्छा, अपने हाकड़ा दरिया सुना? हाकड़ा इधर से बहता था? हाँ, इस तरफ पे है सर। अच्छा, तभी ये किले उसके साथ साथ थे ना? हाँ, किला जो वहाँ भी होता था वो हाकड़े के साथ ही था, किनारे पे होता था। किनारे पे था बिल्कुल। ये हाकड़ा का देखो बेड है। उस हाकड़े का पानी इस झील के अंदर एंटर होता था। अच्छा, यहीं से किले के अंदर एंटर होता था। अच्छा अच्छा। इसकी जो चादर है नवाब साहब ने तांबे की बिछवाई थी। किस चीज़ की? तांबे की, कॉपर की। कहाँ पे? नीचे। अच्छा, इस जमीन के नीचे। अच्छा, हाँ, वो इस वजह से बिछवाई थी भाई कल को ना होती थी कि पानी में आए जहर डाले किसी को जानी नुकसान। हाँ बिल्कुल। ये आप बोल रहे थे ये बिल्डिंग का? जी जी। ये उनका सच महल था, ताजपोशी का। अच्छा, ये सामने छोटा सा है? हाँ, ताजपोशी यहाँ पे होती थी। ये सामने जो है नए जो नवाब बनता था उसको हाँ, ताज यहाँ पे बनाया वो जाता। उस बिल्डिंग में। हाँ उसमें। तो
ये जो मस्जिद है ना सर, शाही मस्जिद, छह मस्जिद, ये नवाब पंजम ने तमीर कराई थी, ये 200 साल पुरानी है। इस मस्जिद की तरफ हम आखिर में चलते हैं और करीब जाकर इसकी सारी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। ये जहाँ रक्षक ऑटो बिल्कुल, ये उनका गला गोदान था। इस वक्त हम आपको बारादरी के मुख्तलिफ कमरों का अंदरूनी हिस्सा दिखा रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये दीवारी फ्रेस्कोस तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन महकमा आसार कदीमा पंजाब ने दोबारा किले की तामीर नौ के प्रोजेक्ट में इस खूबसूरत आर्ट को बहाल किया। दीवारों पर फूलों और पत्तियों के रंगीन पैटर्न्स निहायत खूबसूरती और नफासत से बनाए गए हैं। माजी में इन फ्रेस्कोज में इस्तेमाल शुदा ज़्यादातर कुदरती रंग इस्तेमाल किए गए थे जो मुख्तलिफ मादनियात से बनाए जाते थे, लेकिन आज इनको दोबारा मुख्तलिफ केमिकल से तैयार करके लगाया गया है। इन रंगों को गीले प्लस्तर पर लगाया जाता था ताकि वो दीवार के साथ जुड़ जाएं और देर पा रहें। बरसगीर में दीवारों पर यह आर्ट इस्लामी फ़नून के तहत मकबूल हुआ, ख़ास तौर पर मसाजिद, हवेलियों और कलों की अंदरूनी आराइश में। मुल्तान, बहावलपुर और सिंध में यह आर्ट मुगलिया दौर में अपने अरूज पर था। सिंध में शाहजहानी मस्जिद, मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार, बहावलपुर में नूर महल, शाही किला लाहौर और बेशुमार जगहों पर यह डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोस के शौकीन हजरात के लिए किले की मशरकी और जनूबी फसील के ये हिस्से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी हालत में हैं। इस जगह पर खड़े होकर आप किला दरावड़ की सबसे खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं। तो चलें अब शाही मस्जिद को करीब से चलकर देखते हैं। इसकी तामीर अब्बासी हुक्मरानों के दौर में 18वीं से 19वीं सदी के दरमियान में की गई। कभी इम्कान यह है कि इसको नवाब सादिक मोहम्मद खान दोइम या सोइम ने मुकम्मल करवाया। मस्जिद को शाहाना शान व शौकत के लिए शाही का लक़ब दिया गया, जैसा कि रियासत के दौर में बहावलपुर में दीगर शाहाना इमारात को भी दिया जाता था। इसकी तामीर में मट्टी, ईंट, गारे और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की तामीर और आराइश में वाज़ेह तौर पर मुगलिया फ़न के असरात नुमायां दिखाई देते हैं। इसमें 2 छोटे और 2 बुलंद मीनार हैं, जिनके बीच में 3 गुंबद मौजूद हैं। ये जामे मस्जिद दिल्ली और बादशाही मस्जिद लाहौर की तर्ज पर ही तामीर की गई है। राजपूतों के दौर से लेकर अब्बासी हुक्मरानों तक किला दरावड़ ने वक्त के हर धारे को अपनी दीवारों में समोया है। पहले यह किला राजपूतों के शुजात के किस्सों और फौजी कारनामों का गवाह था। फिर अब्बासी नवाबों ने इसे अपनी सल्तनत की शान व शौकत के लिए मजबूत और शाहाना बनाया। सदियों के सफर में किले ने अपनी शक्ल और अजमत में कई तब्दीलियां देखी। आज ये किला सहराई रेत के बीच हर मंजर के साथ अपनी कहानी सुनाता है। माजी की शानदार यादें, अब्बासी हुक्मरानों का फन और सहराई तन्हाई की खामोशी, सब एक साथ मंजर में झलकते हैं। यहीं खड़े होकर महसूस होता है कि किला दरावड़ सिर्फ ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं, बल्कि वक्त, तारीख और सल्तनत की एक जिंदा दास्तान है, जो सदियों के बाद भी अपनी शान व शौकत के साथ सहराई धूप में रोशन है।